अच्छा, कल हमने एक इनलाइन स्टाइलिंग की थी और उसके बाद एक आउटलाइन भी, इन पेज भी स्टाइलिंग की थी कुछ। तो इसका अब मुझे थोड़ा सा दोबारा से मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि कुछ आपकी तरफ से कि क्या नुकसान है इनलाइन का और क्या नुकसान है मतलब आउटलाइन का, दोनों में क्या प्रॉब्लम है। सर अगर मल्टीपल पेजेस होंगे तो नुकसान है, हमें बार बार लिखना पड़ेगा। अच्छा और जी, दूसरा और ये है कोई? कि कोड भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और कोई? और अगर चेंजिंग करनी पड़े तो काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग करनी पड़ेगी। सर इनलाइन अगर करेंगे तो उसमें मसला ये होगा कि एक तो कोड ज़्यादा होगा, दूसरा मतलब उसकी क्या नाम है, कोड लाइन वो भी ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरा ये कि फॉर्मेटिंग का मसला होगा। अच्छा। अच्छा, तो पहली बात जिस तरह सुलेमान ने की, एक तो मल्टीपल पेजेस, तो मल्टीपल पेजेस तो चलें दूर की बात है। तो पहले तो आप आ जाएं। नूरी, अब क्या कर रहे हो? गुलाम सैन, क्या कर रहे हो? अच्छा, तो पहले तो ये कि मल्टीपल पेजेस को तो हम छोड़ दें। अगर हम सिंगल पेज की भी बात करें तो जिस तरह हम कल H1 में या H2 में या पैराग्राफ के अंदर अगर इनलाइन स्टाइलिंग कर रहे थे, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा पेज काफ़ी बड़ा है या पेज के अंदर हेडिंग्स या पैराग्राफ्स जो है वो मल्टीपल जगह पर यूज़ हुए में है, 10 अगर पैराग्राफ है, 10-15 पैराग्राफ है, इसी तरीके से हेडिंग्स हैं, तो क्या हम हर जगह पे हर लाइन के ऊपर जाके हम वो उस पर स्टाइलिंग अप्लाई करते फिरेंगे इन लाइन की सूरत में? तो डेफिनेटली नो। तो ये मल्टीपल नहीं, पहले तो सिंगल पेज पे आ जाए ना इन लाइन के लिए। मल्टीपल बात की बात है, पहले सिंगल पेज। ये पहले सिंगल अपने पेज के लिए प्रॉब्लमेटिक है। दूसरा आ जाए कि अगर हम आउटलाइन लिख रहे थे, आउटलाइन की सूरत में हम कह सकते हैं कि मल्टीपल पेजेस, कि हमें मल्टीपल पेजेस में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम तो एक स्टाइल का टैग लगा के ऊपर हमने हेड में लिख दिया एक पेज के स्टार्ट के अंदर, ठीक है। तो लेकिन अगर हमारे 10-15 पेजेस हैं तो हम हर 10-15 पेजेस के ऊपर क्या स्टाइल के टैग लिखते फिरेंगे? नो। अच्छा, एक बात तो ये कि एक तो ये जैसा ये फॉर्मेटिंग की या इस तरह, एक तो हमारा ये W3 स्टैंडर्ड के ऊपर कंप्लाई नहीं होता। फिर क्या होती है, आपकी साइट स्लो हो जाती है, क्योंकि हर पेज के ऊपर आपकी एक CSS को लोड होना होता है, और जब तक लोड नहीं होती आपकी, वही सेम जो हमने वर्डप्रेस में स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात की थी, सेम उसी तरीके से ये चीज़ भी यहीं पे अप्लाई होगी कि जब तक CSS लोड नहीं होगी, JS लोड नहीं होगी, आपका पेज लोड नहीं होगा, तो डेफिनेटली जब आपने हर जगह पर हर पेज पर इनलाइन और आउटलाइनिंग स्टाइलिंग कर रखी है तो वो क्या करेगा, आपकी लोडिंग स्लो कर देगा, लोड नहीं करेगा, स्लो हो जाएगा टाइम, आपका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो साइट का स्लो हो जाएगा। देन मेंटेनेंस, द बिगेस्ट इशू। मेंटेनेंस करते वक्त हमारे लिए एक हेडेक जो है वो सबसे बड़ा क्रिएट हो जाएगा, तो हमारे प्रॉब्लम मेंटेनेंस भी है। तो आउटलाइन जो एक्सटर्नल CSS है उसको लिखने का मकसद ही यही है कि हम एक जगह चेंज करें वो सबके ऊपर अप्लाई हो जाए, और एक जगह पर हमारा स्टाइल का कोड हो, स्पेक्टी कोडिंग ना हो। ठीक हो गया। तो अभी हम इस तरह करते हैं कि इस तरह करते हैं कि इसका आउटलाइन स्टाइल शीट बना लेते हैं। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि जो हम स्टाइल शीट बनाते हैं नॉर्मली, वो किस नाम से मतलब हमें होनी चाहिए? style.css। ठीक है। जब भी हम एक अपनी स्टाइल शीट क्रिएट करेंगे, या तो नाम दे दें style.css या नाम दे दें main.css। ठीक है, लेकिन जो आम कन्वेंशन है, जो नॉर्मल एक कन्वेंशन है, वो style.css है। वो स्टाइल से पढ़ के ही पता चल जाता है कि अच्छा ये जो हमारी है मेन CSS की फाइल है। तो हम भी ऐसा ही करेंगे, main.css या style.css की हम एक फ़ाइल बना लेंगे। अच्छा, अब हम ओपन करते हैं नोटपैड, अपने एक ओपन कर लिया।
आप यहाँ से फाइल देख लें। एक तो मैंने कल जिस तरीके से काम किया था वो एक अलग है, सेव एज HTML कर दिया था। यहाँ पे आप न्यू भी कर सकते हैं ऐसे, यहाँ पे ऑप्शन न्यू भी आपको, लेकिन ये सेविंग के वक्त ही आपको बताएगा। तो HTML क्या आएगा अब? अच्छा जी, अब इसके बाद आप आ जाएं बॉडी। अच्छा, आपने जब भी अब अपनी फाइल को सेव करना है, बेसिकली आप अभी तो करंटली किसी भी नाम से आप सेव कर सकते हैं फाइल को, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मल्टीपल ब्राउज़र्स पेजेस आपके पास हैं तो ब्राउज़र को कैसे पता चलेगा कि किस पेज को चलाना है। फाइल के नाम से नहीं, 15-20 पेजेस पड़े हैं HTML के एक्सटेंशन के साथ ही हैं, 15-20 पेजेस पड़े हुए हैं। तो ब्राउज़र को पहले कैसे पता चलेगा कि किस पेज को चलाना है? इंडेक्स का पेज। इंडेक्स का पेज, ठीक है। आपने जो नॉर्मली है इंडेक्स के पेज के नाम से सेव करना है, तो index.html या index.php, इंडेक्स जहाँ भी होगा, जैसे नाम से जाहिर है इंडेक्स फिंगर आपकी ये इंडेक्स जब भी होगा, जहाँ भी होगा, तो ब्राउज़र को पता है कि सबसे पहले इंडेक्स के पेज को रन करना है। तो आप एक इंडेक्स के पेज से भी रन कर सेव कर सकते हो, या आप किसी भी नाम से, लेकिन स्पेसिस अवॉइड कीजिएगा। नहीं, मल्टीपल इंडेक्स कैसे हो सकते हैं? एक फाइल में अगर आप इमेजेस प्लेस कर रही हैं फोल्डर के अंदर, क्या सेम नाम से इमेजेस आ सकते हैं? 1 2 हम्म HTML तो बाहर है ना, HTML की बात कर रहा हूँ। HTML की फोल्डर में नहीं, फाइल मेन रूट में फाइल है। मेन रूट फोल्डर में आपकी HTML की फाइल्स हैं, एसेट्स के फोल्डर में हमने CSS JS इमेजेस रखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडेक्स डॉट, ये आ गया HTML फाइल, ये लिख दिया, ठीक है। अब ये देखेंगे सेव हो गया, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब ये आ गया मेरे सामने, टाइटल भी आ गया और ये भी आ गया। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि इसकी थोड़ी सी CSS आउटलाइन में नहीं, आउटलाइन हम कर चुके थे, ठीक है। तो हम इसकी थोड़ा सा एक्सटर्नल हम CSS लिखना चाहते हैं, Ctrl+N न्यू, ठीक है। अब बताएं मुश्तबा, मैं काशी फैन मुश्तबा, यार क्या सुन रहे हो, मुझे भी सुनाओ। तो कुछ भी नहीं वो लगे रहेगी आपको। ओके ओके, दैट्स फाइन। H1 की स्टाइलिंग करनी है, ठीक है। तो कैसे कैसे कर सकते हैं एक्सटर्नल CSS में? सर जिस तरह इंटरनेट में हमने की है H1 का वो लिखा टैग, मैनी हम्म, प्लेसेस इसी तरह इसमें भी। ठीक है। कल कैसे लिखा था आउटलाइन में हमने, हम H1 लिख लेते हैं। क्या सेव? नहीं, इसमें क्यों नहीं बताएंगे, अभी देखिएगा। तो चलें बताएं एट्रीब्यूट हम क्या पे लिखें। एक तो मैं चाहता हूँ ये सेंटर में अपीयर हो, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, अच्छा जी। और कलर सर इसका बैकग्राउंड फॉन्ट साइज, अच्छा जी। कलर क्या दें? RGB
और कोई प्रॉपर्टी? अंडरलाइन अगर मैं करना चाहूँ कैसे लिखूंगा? यू का टैग है इसमें, हम्म, अंडरलाइन का टैग है। वो भी ठीक है। अगर CSS में कैसे लिखूंगा? स्टाइल ही है ना सर जी। टेक्सटाइल टेक्स्ट अंडरलाइन होगा। क्या स्टाइल में जो हमने बोल किया था उसी जगह हम अंडरलाइन टेक्सटाइल में? नहीं, प्रॉपर्टी क्या होगी? अगर मैं लिखूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन आ जाएगा? यस ठीक है। अच्छा जी, अब चलो पहले उसको सेव कर लेते हैं। सेव किया, स्टाइल, ये कहाँ चला गया? ये आ गया नीचे नीचे, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, अब स्टाइल डॉट सी एस एस भी आ रहा है। अब इसको आप पाथ दे दो भाई कहाँ सेव होना है। हम स्टाइल डॉट सी एस एस यहाँ पे सेव करवा देते हैं। आप फोल्डर बना के वहाँ भी डाल सकती हैं, लेकिन बात यह है कि जब इंडेक्स आप कहाँ डालोगे इंडेक्स के पेज को, क्योंकि हमें इंडेक्स रूट लोकेशन के ऊपर चाहिए होता है। इंडेक्स जब तक रूट लोकेशन पे नहीं होगा आपका फाइल नहीं चलेगी। नहीं, फोल्डर के अंदर इंडेक्स इंडेक्स को रूट लोकेशन पे हमें चाहिए। किसी भी फोल्डर को ओपन करो, सामने आपके जो पहला फोल्डर जो चीज़ आएगी वो रूट फोल्डर है, वो रूट लोकेशन है। अच्छा, अब इसको लिंक कैसे करना है जी? ऐसा है कि अगर टैग यूज करेंगे, जी, टैग यूज लिंक टैग यूज ए कहाँ लिखूंगा मैं? हेड जो भी मेरी लिंकिंग होगी, CSS की लिंकिंग होगी, जो भी मेरी JS की लिंकिंग होगी, हेड एलिमेंट के अंदर बताइएगा। हम्म, हाइपर रेफरेंस href, हाइपर रेफरेंस पाथ। जिस तरह वो इमेज सोर्स का था SRC, इसी तरह ये href है। पाथ देना हो, जब हमें किसी लिंक का पाथ देना है तो हम href को यूज़ कर लेते हैं। तो क्या पाथ है जी हमारा? assets स्लैश css स्लैश स्टाइल डॉट css। चल जाएगा? हम्म, जी काशिफ, ये लो, एक मिनट। अब ठीक है? हो गया? कुछ बड़ा हुआ कि नहीं? अब बताइए। सर लिंक का टैग क्लोज नहीं किया, सॉरी? लिंक टैग बोलने क्लोज नहीं किया, नहीं नहीं, ये कैसे क्लोज होगा? सर चल रहा है। अच्छा चलो। नहीं सर, टाइप हम्म, टाइप बताते हैं सर, टाइप बताते हैं। लिंक में जैसे जब हम कोई भी अपनी स्टाइल शीट लगाएंगे तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसा कि REL रिलेशन। REL स्टैंड्स फॉर रिलेशन। रिलेशन इज इक्वल टू, हम बताते हैं उसको स्टाइल शीट। ठीक है, जैसे हम कभी JS की फाइल को इंक्लूड करेंगे तो हमारा क्या लिखेंगे हम? स्क्रिप्ट टाइप JS, जावा स्क्रिप्ट। उसको ये पता चल जाएगा ब्राउज़र को कि ये जो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होने जा रहा है ये जावा स्क्रिप्ट का एक स्क्रिप्ट है जिसको मैंने एग्जीक्यूट करना है। और जब हम लिखेंगे REL इज इक्वल टू स्टाइल शीट, ठीक है, तो उसका मतलब ब्राउज़र को हमें बताना है कि ये जो है हमारा, जो आप लिंक लगाने जा रहे हैं, ये एक स्टाइल शीट का लिंक है। तो
अब ये देखिएगा, ये कुछ बूटस्ट्रैप पहने, बूटस्ट्रैप की तरफ बाद में जाएंगे। इसको कहते हैं कमेंटिंग। मैं कल बात कर रहा था ना कि W3 स्टैंडर्ड आपको क्या कहता है कि आप एक प्रॉपरली कमेंटेड कोड करें। ये कहते हैं कमेंट करना। ये ब्राउज़र के ऊपर रन टाइम इन्वायरमेंट में नहीं चलता, ठीक है। किस लिए होता है कि आपने वो पीस ऑफ कोड याद दहानी के लिए लिखना हो कि यार ये जो पीस ऑफ कोड है वो ये काम कर रहा है, ये पीस ऑफ कोड ये काम कर रहा है, तो वहाँ पे आप कमेंट करते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि अगर कल आप क्लाइंट को काम अपना डिलीवर करते हैं, तो डिलीवर करने के बाद अगर वो क्लाइंट किसी और डिज़ाइनर डेवलपर से काम करवाता है, तो उसको भी आपके कोड रीड करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। वो देखेगा अच्छा यार कमेंट कोड हुआ हुआ ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, ओके फाइन, उसके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये देखिए मैं इसकी बात कर रहा था, REL इज इक्वल टू स्टाइल शीट, रिलेशन स्टाइल शीट, और हाइपर रेफरेंस जैसे हमने सेम इमेज में SRC में दिया था। और उसके बाद आप अपना पाथ दे दें। हम यहाँ पर assets css style dot css, अब अपना पाथ देख लीजिए, इंडेक्स में है, assets में है, CSS में है, और उसके बाद हमारा style dot css है। चलेगा, ठीक है। अब हमने उसको सिर्फ ये फ़र्क था कि हमने ब्राउज़र को बताया नहीं कि ये जो हम लेकर आ रहे हैं ये JS है, कोई स्टाइल शीट है, jQuery है, जावास्क्रिप्ट का कोई चीज़ है, उसको नहीं पता था। हमने उसे बताया कि रिलेशन जो है इसका REL जो है वो स्टाइल शीट है, तो उसने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। एक्वा कलर भी लग गया। अच्छा, ये अंडरलाइन जो मैंने लगाई है ये सामने आपके, ये एक अंडरलाइन लगी हुई है, इसको आप CS इनलाइन स्टाइल शीट के अंदर, मतलब जिस तरह काशी भी बता रहे थे वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम ज़ाहिर है एक आउटलाइन एक्सटर्नल CSS लिख रहे हैं तो हमें एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग करनी है, तो हम एक टेक्स्ट डेकोरेशन, जैसे मैंने यहाँ पर ये यूज़ किया हुआ है, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, कलर एक्वा, फॉन्ट साइज दे दिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे दिया। नहीं नहीं, तभी तो एक्सटर्नल है, तभी तो नाम इसका एक्सटर्नल स्टाइल शीट है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, तभी तो मुझे कहते हैं एक्सटर्नल CSS। अच्छा, इसमें मुझे अगर टॉप से मार्जिन देना है, मतलब ये अभी जो हेडिंग है वो चिपकी हुई है ऊपर, फॉर एग्जांपल ये देखें ये काफ़ी ऊपर चिपकी हुई है, तो मैं इसको चाहता हूँ ये थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो क्या कर सकता हूँ इसमें? मार्जिन टॉप, मार्जिन, टॉप मार्जिन 30, डैश टॉप 20 पिक्सल फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये नीचे आ गया। इस तरीके से आप मार्जिन टॉप है, मार्जिन लेफ्ट है, मार्जिन बॉटम है, ये इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा मैं आपको लेके जाऊं कि लेट से कि बॉडी में हम लिखते हैं पैराग्राफ, अच्छा ज़रा मुझे पी की स्टाइलिंग भी करवा दो यार साथ साथ। कैसे करूं मुश्तबा? टैग किसी तरह आसानी की तरह ठीक। टेक्स्ट लाइन है। अच्छा, हम इसको टेक्स्ट लाइन सेटर कर देते हैं। अच्छा जी, फॉन्ट साइज ठीक है, फॉन्ट साइज हो गया,
14px दे देते हैं। और क्या पैराग्राफ को दें? बॉर्डर देते हैं कलर बॉर्डर पैराग्राफ में? या बैकग्राउंड यार बॉर्डर पैराग्राफ में, हाँ क्या? कलर नहीं कलर ठीक है अभी हमारा। फिर सर फॉन्ट फैमिली सर्विस कर दो। ठीक, फॉन्ट फैमिली ये दे दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब वापस आते हैं हम अपने इंडेक्स के पेज में। अच्छा अब यहाँ पे अब याद रखिएगा थोड़ा कि आपको थोड़ा सा मैं आपको बैक थोड़ा लेके जा रहा हूँ वर्डप्रेस के कॉन्टैक्ट फॉर्म की तरफ। कितनी देर में बनाया था कॉन्टैक्ट फॉर्म? 5 मिनट लगे थे ना। ये प्लगइन इंस्टॉल किया, एक्टिवेट किया, शॉर्ट कोड कॉपी किया, जहाँ लगाना था लगा दिया, जान छुटी। ठीक है, अब यहाँ पे बेशक टाइम नोट करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, तो हम लगाते हैं अब फॉर्म। हमने फॉर्म कैसे बनाना है, इनपुट एलिमेंट क्या होते हैं, जो फॉर्म के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फॉर्म एलिमेंट्स क्या होते हैं वो हम स्टडी करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद उस पर बूटस्ट्रैप के जो कुछ इफेक्ट है वो लगा के देखेंगे कि वो कैसे चेंज होता है, बूटस्ट्रैप के कौन से कोड्स हैं, कौन सी क्लासेस हैं, बिल्ट इन क्लासेस कौन सी हैं। तो मैं क्या करूँगा, फॉर्म। अब इसका मतलब ये है, फॉर्म जब भी मैं ये टैग लगा रहा हूँ फॉर्म का, दैट इट नीड्स टू बी सबमिटेड यूज़र एंड से, जो आपका एंड यूज़र है। ठीक है, वो फॉर्म एक अपीयर होगा, आप यूज़र कंसेंट लेने जा रहे हो, तो फॉर्म का मतलब ये है। अभी सिर्फ फॉर्म लेके चल रहे हैं, इनके मेथड्स की तरफ मैं नहीं जा रहा अभी। फॉर्म, ये हमने फॉर्म शुरू कर लिया। अच्छा जी, क्या लेते हैं इसमें? सबसे पहले हम चलें फुल नेम। अच्छा, इसमें अब आपको जब एक लेना है ना, हमारे पास अब कुछ फॉर्म की फील्ड्स हैं। फॉर्म की फील्ड्स हमारे पास क्या क्या हैं? इनपुट है, इनपुट टाइप टेक्स्ट। जब लिखेंगे, जब हमें किसी यूज़र से अंदर फील्ड में टाइपिंग करवानी है तो हम लिखेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, टाइप टेक्स्ट, टाइप पासवर्ड भी हो सकता है। जब आप चाहो कि टेक्स्ट विजिबल ना हो, उसकी जगह वो पासवर्ड की तरह के वो डॉट्स अपीयर हों, तो आप इनपुट टाइप पासवर्ड कर देंगे। इनपुट टाइप ईमेल कर देंगे। ईमेल से मतलब ये होगा कि वो ऑटो वेरीफाई करेगा कि @साइन gmail.com लगा हुआ है, yahoo.com लगा हुआ है, @साइन एंड .com ये लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ, वो ऑटो वेरीफाई करेगा। ठीक है, ये इनपुट के कुछ आगे एट्रीब्यूट्स हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप ईमेल, इनपुट टाइप पासवर्ड। ठीक है, ये कुछ इनपुट टाइप है। फिर एक और चीज़ होती है इनपुट टाइप हिडन। ये इनपुट टाइप हम हिडन कहाँ और कहाँ यूज़ करते हैं, ये हम इंशाल्लाह PHP में यूज़ करेंगे, जब हमें कुछ वैल्यूज़ लेके जानी होती हैं लेकिन हमें वो यूज़र को नहीं दिखानी होती। ठीक है, जैसे कि हम आईडीज़ पास करते हैं, इंशाल्लाह जब आप पढ़ोगे तो आईडीज़ पास करने के लिए वो हमें आईडी यूज़र को दिखाना ज़रूरी नहीं है, तो हम उसको इनपुट टाइप हिडन के अंदर ले लेते हैं। अच्छा, इनपुट टाइप के बाद और क्या होगा? रेडियो। ठीक है, रेडियो बटन कैसे होते हैं? जहाँ जी, मेल फीमेल, यहाँ पे मतलब आपको मल्टीपल चॉइसेस देनी है, लेकिन उन तमाम मल्टीपल में ठीक एक है। ठीक है, MCQs कह लीजिए ABCD, लेकिन यूज़र जो है उनमें से टिक एक ही को कर सकता है। ठीक है, एक ही को चेक कर सकता है। ये आपके पास इनपुट टाइप रेडियो बटन हो गए। फिर इनपुट चेक बॉक्स हो गए, जहाँ पे आपको मल्टीपल यूज़र को अलाउ करना है कि आप मल्टीपल जो सर्वे जब हम कर रहे होते हैं ना, ठीक है, सर्वे जब कर रहे हैं, अच्छा ये आपको ये पसंद है, यस, ये पसंद है, यस, ये पसंद है, यस, आप टिक करते जाते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स हो जाता है। अच्छा, अब अगर हमें मैसेज टाइप करना है जी, सॉरी नहीं वो अलग है, बताता हूँ, वहाँ आ रहा हूँ मैं अभी। तो अच्छा, मैसेज मुझे टाइप करना है एक ना, तो मैसेज बॉक्स इनपुट फील्ड, तो आपको एक फील्ड मिलेगी ना, ऐसे ऐसे फील्ड मिलेगी। तो मुझे अगर मैसेज टाइप करने के लिए बॉक्स चाहिए तो मैं क्या यूज़ करूँगा?
चलें ट्राई अच्छी है। टेक्स्ट एरिया, ठीक है, टेक्स्ट एरिया। जब आपको एक बॉक्स चाहिए, एक जहाँ पे यूज़र आपका एक मैसेज आपके लिए टाइप कर सके, जैसा कि आपसे आप उसे फीडबैक चाह रहे हैं या आप उसे कोई मैसेज चाह रहे हैं, तो आप टेक्स्ट एरिया यूज़ करेंगे, सिंपल टेक्स्ट एरिया, नो इनपुट, नहीं इनपुट टाइप नहीं, सिंपल टेक्स्ट एरिया। और ये इनपुट जो है वो टैग क्लोज नहीं होता, टेक्स्ट एरिया क्लोज होता है, ठीक है। इनपुट इज एन ओपन टैग, ये क्लोज नहीं होता, टेक्स्ट एरिया आपका क्लोज होता है। अच्छा, फिर ड्रॉप डाउन हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल के कोई अपनी क्लास को सिलेक्ट करना चाहता है कि आप किस डोमेन से हैं, लाइक डिज़ाइन से हैं, मार्केटिंग से हैं या टेक्निकल से हैं, हम ये ऑप्शन देना चाहते हैं, तो हमें एक ड्रॉप डाउन की सूरत में उसको बनाना है। तो ड्रॉप डाउन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिलेक्ट का टैग, ठीक है। सिलेक्ट का टैग हम उसके लिए यूज़ करेंगे। सिलेक्ट में फिर जो जो ऑप्शन देते जाएंगे वो सारी अपीयर होती जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्म। तो फाइल कब होता है इमेज के लिए? जी इमेज के लिए फाइल का इनपुट टाइप हाँ, इनपुट टाइप फाइल, गुड। इनपुट टाइप फाइल, जब भी हमें कोई सिर्फ इमेज नहीं, फाइल, जब भी कुछ हमें अपलोड करवाना है, कोई डॉक्यूमेंट, एक्स, पीडीएफ फाइल, वीडियो, कुछ भी, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, इनपुट टाइप फाइल। अच्छा, यहाँ हम देते हैं H2। अच्छा जी, ये फॉर्म आ गया। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया। इसमें मैं और क्या लिख सकता हूँ, प्लेस होल्डर सर। गुड। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर क्या होता है, ये मैं अभी, जहाँ पे हम लिखेंगे नेम हाँ, ऑलरेडी मेंशन होता है, एज, ईमेल। सर यूजर को बताने के लिए कि आपने यहाँ पर क्या इनपुट। यूज़र को बताने के लिए डमी टेक्स्ट, एक ऐसे ही टेक्स्ट, चलो पहले आप देख लो। अभी इस इनपुट में कुछ लिखा आ रहा है, ये फील्ड के अंदर कुछ नहीं लिखा आ रहा, ठीक है। ठीक है, अब ये कुछ करेगा नहीं है, मतलब आप ऐसे टाइप करो, ये जस्ट एज ए प्लेस होल्डर है, जस्ट एज ए, आप कह लेंगे एक शेडो है, ठीक है, ये वो है, ये तो ये है प्लेस होल्डर। अच्छा जी, अब आ गया इनपुट टाइप हमारा फुल नेम। अच्छा, इनपुट टाइप के बाद नेम के बाद क्या लें, फॉर एग्जांपल, हाँ ठीक है, इनपुट टाइप के बाद हमने एक ले लिया ईमेल, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट कीजिएगा ईमेल। अच्छा, यहाँ पे मैं कह देता हूँ मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसको चेंज करूँगा, किस में, नंबर में, क्योंकि अगर मैं इसको टेक्स्ट लिखूँगा, टेक्स्ट में ABC भी आ जाएगी और करेक्टर भी आ जाएंगे, नंबर भी, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मोबाइल, चूँकि मैं कह रहा हूँ सिर्फ नंबर, तो मैं यहाँ पे ऐसे नंबर लिख दूँगा, ठीक है, ये मेरा नंबर हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिख लेते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट के टैग को ओपन एंड क्लोज किया। अच्छा, सिलेक्ट के टैग में अब हम लिखते हैं ऑप्शन, देखिए अब इसमें सिलेक्ट में लिखना आपने ऑप्शन, ऑप्शन नाम से जाहिर है कि इसमें आपने जो जो यूज़र को ऑप्शन देनी है वो यहाँ पे लिख दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख देते हैं सिलेक्ट।
ठीक है, इसको अब देख लीजिए आपका पेज कैसा बना है। ठीक है, नाम आ गया, फुल नेम, ईमेल, मोबाइल आ गया। देखिए मोबाइल में अब मैं अल्फ़ाबेट टाइप नहीं कर सकता, ओनली नंबर्स आर अलाउड। अब देखिए ईमेल है, इसको मैं अगर सबमिट का बटन होगा तो जब तक मेरे पास ये द रेट साइन नहीं होगा ये उसको काम नहीं करेगा, ये वहाँ पे रुका रहेगा। मुझे वैलिड मोबाइल नंबर जब बॉक्स बनाना है इसके अंदर एरो भी आ रहा है। नंबर जब भी लिखोगे ना, नंबर आप जब भी लिखोगे ये एरोज आएंगे, इसके फिर आगे हैक्स हैं। ठीक है, अब ये देखो नंबर से क्या मतलब है, आप अप डाउन एरो दबाओगे, ये देखो तो सर टेलीफोन का यूज़ नहीं सर क्या, इनपुट टाइप नहीं वो बहुत से ब्राउज़र्स में सपोर्टेड नहीं है वो, और ऑब्सोलीट हो चुका है, इसकी वजह से अब उसकी डिफरेंट हैक्स हैं। हैक्स कैसे हैं, जेएस के कुछ ज़रिए से आप स्क्रिप्टिंग करते हैं कि ये एरोज जो हैं ये हाइड हो जाएं, सीएसएस के ज़रिए से आप स्क्रिप्टिंग करते हैं कि ये हाइड हो जाए। अच्छा मज़े की बात, अगर मैं यहाँ पे ई लिखूंगा तो आएगा, नंबर है, इनपुट टाइप नंबर है। आ सकता है सर हम्म, नहीं टेक्स्ट में ना, टेक्स्ट तो नहीं है, टेक्स्ट में एबीसी आती है, ये मैंने नंबर लिखा हुआ है, इनपुट टाइप नंबर। मैं ये एबीसी आपके सामने लिख रहा हूँ, आ रही है ए टू जेड तक, ये लिखूंगा आएगा। आए थे तो मैं पूछ रही थी दोबारा है। ये बात है जो पूछ रहा हूँ दोबारा है, ये ई क्यों आ रहा है? सिर्फ यही आ वेरी गुड, ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, इस वजह से ये ई आ रहा है। ठीक है, ये ई इस वजह से आता है कि एक्सपोनेंशियल वैल्यू की वजह से ई डिस्प्ले करता है, ई को नंबर कंसीडर कर लेता है। तो इसके लिए भी अगेन आपके पास सी एस एस जे एस हैक्स हैं, आप वो अप्लाई करते हो तो ये ई और ये ड्रॉप डाउन की जो आप देख रहे हो ये डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा सेलेक्ट क्लास हो गया, अब और क्या बनाएं इसमें, चलें सर ये बीच में प्लेस होल्डर जी। प्लेस होल्डर हाँ, प्लेस होल्डर की लिखा है। अच्छा अगर मैं नाम या फुल नेम प्लेस होल्डर नहीं लिखता और आपको दे देता हूँ, आपको क्या पता इसमें मैंने क्या लिखना है? ये बॉक्स का नाम क्या है? सिर्फ बॉक्स बना हुआ होगा। सर प्लेस ऑर्डर को हम हटा भी सकते हैं अगर आप ऊपर लेवल पे बिल्कुल, वो बात की बात है, वो बात की बात है लेबल टैग बात की बात है, तो प्लेस होल्डर अगर मैं नहीं लिखता ना, मैं लेबल लिखता हूँ, तो मैं अगर सिंपल ये चीज़ लिखी है तो मुझे क्या पता इस बॉक्स में क्या करना है, इस बॉक्स में क्या टाइप करना है, मुझे तो नहीं पता। तो या तो मैं लेबल लगाऊंगा, ठीक है, जो कि बाद में हम पढ़ेंगे, और या मैं प्लेस होल्डर लगाऊंगा, दोनों में से मुझे एक चीज़ चाहिए। अच्छा यहाँ पे अब लिख लेते हैं, अब इसकी वैल्यू कैसे देनी है? ऑप्शन सर वैल्यू आपने नेम वैल्यू, ठीक है, नेम में यहाँ पे लिखें। अच्छा जेंडर में, रेडियो में आपने ये ध्यान करना है, क्या क्या रेडियो की प्रैक्टिस होती है, एक सेकंड एक स्लाइड कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने वैल्यूज़ और नेम में, वैल्यू और नेम वो जो दे रहे हो वो भी एक ही होनी चाहिए। नहीं समझ आई? मैं अब दिखा देता हूँ। तो वैल्यू में जेंडर है।
अब ये कुछ समझ आया मैंने क्यों किया ये? बाद में आपने कहा शोइंग इक्वल्स टू ऑफसेट क्या? एंड में जो मेल एरिया है एंड में जो शोइंग इक्वल्स टू ऑफसेट जो आप वो ब्लैक ये होगा। सर हमने क्लास एक बना दी जनरली और उसमें हमने सब क्लासेस आगे दो रख दिए मेल और यूजर के इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे। हाँ वो तो है, ऐसा ही है। समझा नहीं बात आपकी? क्वेश्चन नहीं समझ अच्छा अच्छा चलो यहाँ पे अब समझते हैं। सर ये एंड में ब्लैक मेल और फीमेल ये क्यों आया है? यहाँ देख लो, इसलिए आया है। अच्छा अब ठीक है, इसलिए आया है। जो जाहिर है रेडियो बटन में, जैसे हमने प्लेस होल्डर में इनपुट में लिखा था, रेडियो बटन भी को जो बताना है ना कि ये कौन सा किसके लिए रेडियो आई है। ठीक है, ये मेल का रेडियो हो गया, ये फीमेल का रेडियो हो गया। अच्छा अब देखिए, मैं इन दोनों में से दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं, जबकि होना एक ही चाहिए। इस पे तो कंडीशन ही लेके नहीं था, वैल्यू सेम नहीं है, हम्म, वैल्यू सेम नहीं है तभी चलें वैल्यू डिफरेंट कर लेते हैं। या फिर नेम सेम कर दो, हाँ नेम सेम नेम सेम कर दो, अच्छा नेम सेम। नेम सेम अब समझ आई कि इनपुट में रेडियो में जब भी आपने वैल्यूज़ को पास करना है, देखिए वैल्यू का क्या मतलब होता है, वैल्यू मैंने क्यों लिखा है और नेम मैंने क्यों लिखा है। जब आप डेटाबेस, इंशाल्लाह जब हम डेटाबेस में जाएंगे, पढ़ेंगे, डाटा इंसर्ट करवाएंगे डेटाबेस के अंदर, तो वैल्यू के अंदर जो भी कुछ लिखा होगा वो हमारा डेटाबेस में सेव होगा। नेम से डेटाबेस माईसीक्वल हमारा आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा कॉलम है या ये कौन सी रो है, उसका नाम क्या है। ठीक है, उसको वो आइडेंटिफाई करता है। वैल्यू में जो चीज़ भी आपने लिखी होगी वो डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगी। इन करंट सिनेरियो यहाँ पे अब देखें, दोनों में जेंडर जेंडर लिखा है। अब अगर यूज़र जो भी सिलेक्ट करेगा, मेल करे या फीमेल करे, दोनों में क्या स्टोर होगा डेटाबेस में? जेंडर, क्योंकि वैल्यू में मैंने जेंडर पास कर दिया है। तो मुझे यहाँ पर मेल, अब वो जब इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करेगा तो ये इन दोनों में से कोई एक वैल्यू मेरी जाके डेटाबेस के अंदर जो है वो सेव हो जाएगी। ठीक है, अब नेम को आपने रेडियो जहां भी आप यूज़ करोगे, क्योंकि एमसीक्यूज आपको अगर 4 ऑप्शंस देनी है ABCD, तो नेम आपका सेम होगा, तभी वो एक सिलेक्ट होगा, वरना क्या होगा, मल्टीपल सिलेक्शन जो है वो शुरू हो जाएगी। तो फिर रेडियो लगाने का मकसद हमारा फौत हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे हम लिखते हैं अब ये मल्टीपल, मैंने सर्वे के लिए, जैसे कि भी आपने हमारे बारे में कहाँ से सुना, मैंने इनपुट टाइप चेक बॉक्स लिखा कि मैंने वैल्यूज़ पास कर दी। अब ये देखिए मैं इनको सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरे मल्टीपल सेलेक्ट हो सकते हैं। चेक बॉक्स तक समझ आ गई बात? क्लियर है? चेक बॉक्स नहीं देखा, सिंपल रेडियो की तरह ही है। ये देखें, ये रहा, ये यहाँ से सिर्फ मैंने चेंज क्या किया, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। ठीक है, ये आपके सर्वे हो गया एक मेरा। अच्छा, अब मुझे चाहिए एक मैसेज।
नेम और वैल्यू भी देंगे जिसमें चेक बॉक्स। हाँ, लेकिन वो तभी जब डेटाबेस में हमने जाना है तब देंगे। ऊपर से वीडियो में भी काम चल जाएगा तो हम वो वैल्यू नहीं देंगे। वैल्यू नहीं दूंगा तो काम चल जाएगा, नेम नहीं दूंगा तो काम नहीं चलेगा, वो मल्टीपल सिलेक्शन पे आ जाएगा। अब देखेंगे टेक्स्ट एरिया लिख रहा हूँ मैं, टेक्स्ट एरिया, और मैंने आपको बताया था टेक्स्ट एरिया क्लोज भी होगा। ये आपका आ गया टेक्स्ट एरिया। यहाँ पे वो जो भी मैसेज उसने टाइप करना है वो आपके लिए मैसेज टाइप कर सकता है। ये देखिए, ये आ गया। इस टेक्स्ट एरिया को मैं क्या बढ़ा सकता हूँ? जी सर। कैसे सर ये बताएं? ठीक है, रोज उसने बढ़ा दी। यहाँ पे हम लगा देते हैं बटन, बटन टाइप, बटन टाइप सबमिट। वैल्यू दे दीजिए। क्या बटन क्लोज होगा? होगा हम्म होगा। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि जो बटन के ऊपर टेक्स्ट शो करवाना है वो मैं वैल्यू में लिखूंगा या टैग के बीच में? टैग के बीच में। ठीक हो गया, ये साइन अप का मेरा बटन लग गया। ये देखें, ये बटन लगा हुआ मेरा। अच्छा, अब ये आप देख रहे हो ज़रा, फॉर्म जो है ना सारा एक लाइन के अंदर आ रहा है, तो मैं इसको नेक्स्ट लाइन में कैसे लाऊं? ब्रेक। नॉर्मली ये सिर्फ ब्रेक का टैग आपको समझाने के लिए ना, प्रॉपर डेफिनेट प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है, लेकिन आपको ब्रेक का टैग समझाने के लिए आपने यहाँ पर हर फील्ड के आगे ऐसे ब्रेक का टैग लगा देना। ब्रेक, BR स्टैंड्स फॉर ब्रेक। हर फील्ड के आगे, फुल नेम के आगे ब्रेक लगा दिया, ईमेल के आगे ब्रेक लगा दिया। अब अपना फॉर्म देख लो। ठीक है, ये देखिए। अब मैं चाहता हूँ कि सेलेक्ट के बाद एक ब्रेक लग जाए। ठीक है, फिर इसके बाद एक ब्रेक लग जाए। नेक्स्ट लाइन। देखें, सब एक अपनी अपनी लाइन के अंदर आ गए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जी, ये जो आपने ये बनाया कि फ्रॉम वैल्यू मेरा डाउट है ये हम्म इक्वल टू मेल और फीमेल वाला, जब वो ऊपर ऐसे करके टेक्स्ट क्लोज हो गया था तो वो आगे मेल फीमेल क्लिक है और ये यूट्यूब गूगल और ये मतलब क्लोज करने के बाद भी टैग को जब जब जेंडर की और रेडियो बटन की और चेक बॉक्सेस की वैल्यूज़ आपने तभी लिखनी है जब उसका टैग क्लोज क्लोज हो जाएगा। आप पहले भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं पहले कि भी लिखी है मेल। मेरा मतलब नहीं, वो वैल्यू है ये। अच्छा, अब यहाँ आप इससे कंफ्यूज हो रहे हो, यही। ये देखें, ये वैल्यू मैं वही बताया कि जब डेटाबेस में आप, चलो हम इसको हटा देते हैं,
ये लो, ये हटा दिया। ये वैल्यू सिर्फ इसलिए थी कि जब हम डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे तो जो वैल्यू के अंदर लिखा होगा वो स्टोर होगा। ये जो लिखा हुआ है ये सिर्फ टेक्स्ट है। आप इसको यहाँ भी उठा के लिख दें, यहाँ लिख दें, यहाँ भी चलेगा। टैग से पहले लिख दो वहाँ भी चलेगा, बाद में लिख दो वहाँ भी लग जाएगा, दोनों जगह लग जाएगा। तो ये लास्ट बटन हम्म जो लास्ट वाला लगाया बटन लगाया हम्म इसमें साइन अप मतलब वैल्यू की जगह कुछ भी नहीं लिखा हुआ। नहीं, एम्प्टी छोड़ दी ना मैंने वैल्यू। क्यों? क्योंकि अभी ये ना कंफ्यूज हो, ये लो हटा देता हूँ अभी। ये कुछ आगे की चीज़ें हैं इसलिए मैंने छोड़ दी। ठीक है, ये लो, मेल फीमेल पहले आ गया। साइन अप देखिए वही लिखा हुआ है। ठीक है, अभी अभी नहीं क्लियर पूछ लो। अगर ये वैल्यू हटा भी दिया तो फिर उसमें वो इफेक्ट नहीं पड़ा। हाँ तो ये इसलिए नहीं पढ़ा ना, जैसे अभी अभी हमने उससे कोई काम ही नहीं लिया वैल्यू से। लेटर ऑन जब हम लेंगे तब हम वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो अभी तो हमारा कोई लेना देना नहीं था, हमने छोड़ दिया उसको। वैल्यू तब होती है जब हमारे पास मतलब सिलेक्ट करना होता है ऑप्शन को कि आपने वैल्यू हम तब यूज़ करेंगे जब हम डेटाबेस के साथ काम करेंगे। ठीक है, जब हमारी अभी ये स्टैटिक है। ऐसा होता है हम्म ये क्यों यूज होती है? वैल्यू, वैल्यू में वैल्यू का मतलब ये है कि जैसे मैंने फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम में लिखा था कि अब ये कोड आप देख लो फॉर एग्जाम्पल, ये है इनपुट टाइप टेक्स्ट, प्लेस है नेम। ठीक है, अगर यूज़र यहाँ पे कुछ भी एंटर करेगा, ठीक है, एंटर तो कर देगा, अभी डिज़ाइन की हद तक वो एंटर कर सकता है, लेकिन जब वैल्यू को मेरी डेटाबेस में स्टोर होगी तो ये मैं डेटाबेस में आपको याद है हमने कॉलम बनाए थे, इसमें भी हम इसी तरीके से कॉलम बनाएंगे, फुल नेम ईमेल मोबाइल, फुल नेम ईमेल मोबाइल, क्लास डेजिग्नेशन मेल जेंडर, ये वो सब डेटाबेस में कॉलम बनेंगे। ठीक, तो किस में वो उसको क्या पता कि किस में क्या जाना है। ठीक है, तो इसलिए हम नेम के फील्ड को, वैल्यू के फील्ड को हम यूज़ करेंगे। वैल्यू की फील्ड हमारी चेक बॉक्सेस के लिए यूज़ होगी, रेडियोस के लिए यूज़ होगी, इनपुट के लिए नेम का यूज़ होगा। नेम में हम जो लिखेंगे वही कॉलम का नाम जो हमारा डेटाबेस का होगा, उसको पता होगा कि अच्छा ये कॉलम जो है इस कॉलम नेम का कॉलम है, उसमें डेटा सेव करना है, ईमेल के कॉलम में सेव करना है। जैसा फॉर एग्जांपल ये मैं ऐसे लिखूँगा आइडेंटिफाई करने के लिए नेम, इसमें क्या लिखा मैंने, फुल नेम, फुल अंडरस्कोर नेम, स्पेसेस नहीं चलेंगी, डेटाबेसेस में स्पेसेस नहीं होती। अच्छा, अब मैं यहाँ लिखूँगा नेम और यहाँ पे लिख दूँगा ईमेल। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसी तरीके से लिखूँगा नेम मोबाइल। अब ये नेम के अंदर जो भी कुछ मैंने नाम लिखा हुआ है ये मेरे डेटाबेस के कॉलम्स होंगे, और मेरी डेटाबेस इन्हीं नेम के अंदर पड़े हुए लफ्ज़ से आइडेंटिफाई और मैच करेगी कि ये फुल नेम है, ये ईमेल है या मोबाइल है। अब अगर आपने कॉलम स्वैप किया, मतलब अगर आगे पीछे कर दिया, तो नेम ईमेल में चला जाएगा, मोबाइल ईमेल में चला जाएगा, आपस में डाटा जो है वो शफल हो जाएगा। तो ये नेम हम यहाँ लिखेंगे। इसी तरीके से इन रेडियोस की वैल्यूज़ को सेव करवाने के लिए नेम ये हमारा जेंडर सेव करेगा। यहाँ पे जब नेम लिखा है तो वो जेंडर सेव होगा, नॉट वैल्यू। अब उसने क्या सिलेक्ट किया मुझे क्या पता, मुझे तो नहीं पता, तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा कि वैल्यू यहाँ पर आएगी। ठीक है। अच्छा, अब ये पे आपने वर्ड वैल्यू का यूज किया ना इसलिए मुझे हाँ, नो इशू, देखिए मैंने बता दिया, अब तो ठीक है ना। जब आगे लिखेंगे, अच्छा एक और वैल्यू यूँ भी हो सकती है, मैं बटन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन। मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैंने इनपुट लिख दिया, ठीक है, इनपुट टाइप बटन लिख दिया, क्या ये शो होगा? बटन तो शो ये मैं हटा रहा हूँ इसको, एक मिनट। ये मैंने कमेंट कर दिया, अब आप कमेंटिंग भी देख लो, कमेंट हो गया।
इनपुट टाइप बटन लिखा हुआ है, क्या हुआ? वो इनपुट तो नहीं दे रहे ना। सोचें थोड़ा सा, अब इसी वैल्यू को सोचें। मैंने ये वैल्यू को बताने के लिए आपको एक काम किया है। यहाँ पे देखो मेरे माउस पे बटन लगा हुआ है, लगा हुआ है, देखो ना। नजर नहीं आ हम्म, आया ना सर? अब आ गया, ये बटन है लगा हुआ है। अच्छा जी बिल्कुल, वैल्यू साइन अप, आ गया लिखा साइन अप। अब ठीक है, चलें आगे। श्योर, चलो। अच्छा जी, इसको मैं हटा दूं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि बूटस्ट्रैप को हम कैसे लिंक कर सकते हैं अपने पास। बूटस्ट्रैप की क्लासेस कौन कौन सी हैं कुछ। बूटस्ट्रैप का मैंने आपको फ़ायदा बताया था कि रिस्पॉन्सिवनेस में ये हमें सबसे ज़्यादा हेल्प आउट करता है। नहीं तो हमें CSS बहुत बहुत लिखनी पड़ेगी किसी भी साइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। तो बूटस्ट्रैप की क्लासेस की वजह से, बूटस्ट्रैप की बिल्ट इन क्लासेस की वजह से, फ्रेमवर्क की वजह से हम अपनी साइट को ना सिर्फ डिज़ाइन वाइज बेहतरीन बना सकते हैं, बल्कि उसकी रिस्पॉन्सिवनेस में भी हम उसमें मदद हमें मिलती है। तो बूटस्ट्रैप को रिस्पॉन्सिव इंटीग्रेट करने के दो तरीके हैं। एक, बूटस्ट्रैप का CDN डाउनलोड कर लें अपने पास जी। बूटस्ट्रैप इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ HTML डिज़ाइनिंग के लिए, फ्रेमवर्क जिसमें आप कोड करते हो, काम करते हो। VS कोड इज़ IDE डेवलपमेंट, जो इस पे आप काम कर रहे हैं, ये जो कोड जो कर रहे हो ये फ्रेमवर्क है। ये टैग जो हम लगा रहे हैं, जो हम ये सब कुछ कर रहे हैं, ये फ्रेमवर्क है, कह लें इन टर्म्स, तरीका कह लें। तो बूटस्ट्रैप का आप एक CDN डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके वही असेट्स के फोल्डर में डाल के आप उसको लिंक, जिस तरह हमने अभी लिंक, सॉरी हाँ CDN, बूटस्ट्रैप का CDN डाउनलोड कर लें, पहली ऑप्शन। CDN डाउनलोड करके आप उसको अपने एसेट्स के फोल्डर में रख लें, और उसी तरीके से जिस तरीके से अपने style.css को अपने फोल्डर में लिंक किया है, अपने फाइल में लिंक किया है, आप उसी तरीके से उसको लिंक कर लें। लिंकेज में दो फाइलें बूटस्ट्रैप की यूज़ होंगी, क्योंकि बूटस्ट्रैप में बहुत कुछ है, तो आप गुम ना हो जाना भी कौन सी लेकर आऊँ। तो बूटस्ट्रैप में दो चीज़ें फाइलें यूज़ होती हैं, एक bootstrap.css और दूसरी bootstrap.min.css। दो फाइलें आपने सिर्फ अपने हेड एलिमेंट के अंदर इंटीग्रेट करनी है, bootstrap.css और bootstrap.min.css। min मतलब, हाँ min मतलब CSS का मिनिफाइड फॉर्म, ठीक है। एक तो एक्सटेंसिव फॉर्म है, बड़ी फॉर्म कह लीजिए, और एक है मिनिफाइड, CSS मिनिफाइड, वो आपने इंटीग्रेट करनी है। दूसरा तरीका सिंपली क्या है कि बूटस्ट्रैप का CDN URL के साथ आप कॉपी कर लें और अपने लिंक में लगा लें, ठीक है। URL ही कॉपी कर लें, डाउनलोड करिएंगे ना, लाइव चलाएं लाइक। ये देखिए मैंने लगाया हुआ है बूटस्ट्रैप का, ये बूटस्ट्रैप को मैं कॉपी कर रहा हूँ और ये यहाँ पर ये लगा दिया। ये देखें HTTP CDN, वहाँ से जाके उठा लो बूटस्ट्रैप min.css, ठीक है। इंटेग्रिटी, ये मेरा बूटस्ट्रैप लग गया, ख़त्म बात, ठीक है। इंडेक्स में मैंने तो दोनों तरीके बताया ना, कि डाउनलोड भी कर सकते हो, इंटरनेट का लिंक डायरेक्ट भी डाल सकते हो। दोनों तरीकों से हो सकता है। आपने बूटस्ट्रैप लेना कहाँ से है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ।
ये देखो मैंने सिर्फ बूटस्ट्रैप लगाया है, मेरे डिज़ाइन में क्या चेंजेस आई हैं, नोटिस किया? हाय होए क्यों नहीं किया? अब दोबारा देखो, ये मैं इसको भी कंट्रोल कमेंट कर रहा हूँ, कमेंट मतलब हाइड हो जाती है, कंट्रोल के, ठीक है, कंट्रोल के इज द की टू कमेंट। ये अब देखिएगा जो फॉन्ट चेंज हो गया, थोड़ा जूम हो गया कुछ, ठीक है। अच्छा मैं वापस लगाता हूँ, ठीक है, ये मेरे बूट्स ऐप लगने से ही देखें क्या चेंजेस आ गई हैं खुद ही। हमने तो उसको बताया नहीं कि कितना बड़ा करना है। ये बूटस्ट्रैप में यही बात है कि बूटस्ट्रैप में प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज हैं, प्री डिफाइंड चीज़ें हैं जो कि आप जब इंटीग्रेट करते हो तो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती हैं, ऑटो अप्लाई हो जाती हैं लाइब्रेरीज, इसका मतलब भी है ये बूटस्ट्रैप लाइब्रेरीज। ये देख लें यहाँ से, इसको क्यों फायदा है? यही तो बात है, अभी देखिएगा क्या फ़ायदा है। एक तो ये फ़ायदा भी आपने देखा, रिस्पॉन्सिव, मैं आपको बता रहा हूँ ना शुरू से, रिस्पॉन्सिवनेस के लिए, मोबाइल रिस्पॉन्सिव के लिए, प्लस आपके डिज़ाइन को बेहतर बनाने के लिए, जल्दी काम करने के लिए, वरना सिर्फ सीएसएस में रहेंगे तो बहुत काम करना पड़ेगा। तो फिर जैसे वो चेंजेस कर रहा है, अगर वो ना चाहिए हो, उससे थोड़ी डिफरेंट चाहिए हो। नहीं, अब देखें, टुडे नथिंग वर्क्स विदाउट बूटस्ट्रैप, पहली बात इसीलिए, जिस तरह मैं आपको बताया ना कि आजकल आपके जिस तरह रिस्पॉन्सिव के बगैर कोई साइट मतलब मायने ही नहीं रखती, कोई आइडिया वजूद ही नहीं है किसी साइट का अगर वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो इसी तरीके से बूटस्ट्रैप के बगैर कुछ भी नहीं है टुडेज नाउ डेज। नहीं, रिस्पॉन्सिव अलग बात है, ठीक है, उसमें रिस्पॉन्सिव छोड़ दें रिस्पॉन्सिव को भी, लेकिन उसके बावजूद बूटस्ट्रैप आपको चेंजेस आ रही है। डिज़ाइन में चेंजेस तो लानी है। हर क्लाइंट आपको बोलेगा मुझे बूटस्ट्रैप बेस चाहिए, बूटस्ट्रैप के ऊपर ही चाहिए, तो आपको काम शुरू से जो करना है वो बूटस्ट्रैप को इंटीग्रेट करके ही करना है। आपने इसको ले WhatsApp में उसको बताते नहीं, नहीं नहीं, बस एक दफ़ा लगा दिया, बस बात ख़त्म। लेकिन मुझे आपने इतना सेंटर से कराया, इसमें तो जगह जगह करना है सर। नहीं नहीं, ये देखो कहाँ जगह जगह, सर ने रखा हुआ ये देखो सिर्फ ये बूटस्ट्रैप लिंक, ग्रीन ग्रीन क्या है कमेंट से। ये ग्रीन तो मैंने वो लिखा हुआ है ना, एक कमेंट किया हुआ है अपने लिए, ये उसका लिंक है, ये वाला, बस स्टार्ट में एक दफा डाल दिया, बस हेड एलिमेंट में एक दफ़ा डाल देना बस। इसका कोड सेम होगा, बस सेम। हाँ सब सेम है। अब आपको बूटस्ट्रैप, ये देखें ये आ गया बूटस्ट्रैप, सर वो स्टार्टर टेम्पलेट होती है, जी स्टार्टर टेम्पलेट भी होती है ना, स्टार्टर टेम्पलेट स्टार्टर जो वहाँ से कॉपी करके डाल दो, क्या? तो स्टार्टर टेम्पलेट का भी ऑप्शन है। दो, मैंने वही आपको बताया, दो चीज़ें हैं, या डाउनलोड उनकी लाइब्रेरी डाउनलोड करके लगा लो, आप उसको स्टार्टर टेम्पलेट क्या लें या लिंक कर लें, दोनों में से एक ही बात। अच्छा ये देखिए आपके सामने अब ऑप्शन है कि आप कैसे लगा सकते हो, इंक्लूड वाया CDN, ये रहा उसका CDN, आपने ये सिंपली कॉपी करना है यहाँ से, ये कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और जाके अपने हेड एलिमेंट के अंदर लगा दें, आपका बूटस्ट्रैप लग गया, बात ख़त्म हुई। अच्छा स्क्रिप्ट आपने ये JS भी कभी लगानी होती है, लेकिन वो JS कभी जब आप हम एडवांस लेवल के ऊपर कुछ यानी कि डेट टाइम पिकर्स लगा रहे हैं, वो बूटस्ट्रैप की बड़ी मज़े की चीज़ें हैं ये, ठीक है, डेट टाइम पिकर्स जो है ये बड़ी मज़े की चीज़ें हैं, इंशाल्लाह इसको टाइम मिला तो हम रीड स्टडी करेंगे इसको। मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ अभी। अच्छा इसके अलावा ये कुछ एंगुलर की हैं, ये आपने इस पे ध्यान नहीं देना, ये एंगुलर में लगाने के लिए हैं, ये एंगुलर अगेन इज़ अ लेटेस्ट फ्रेमवर्क। अच्छा इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे बूटस्ट्रैप डाउनलोड का ऑप्शन होगा, और अगर यहाँ पे आपको ना भी मिले, जैसे ये बूटस्ट्रैप 5 है, बूटस्ट्रैप के वर्जन्स भी हैं, बूटस्ट्रैप अगर आपने 4 यूज़ किया है और आपने अगर लिंक 5 का लगाया है तो वो डिज़ाइन थोड़ा सा अजीब आएगा, ठीक है, अगर 5 लगाया है, बूटस्ट्रैप 5 पे काम किया है, 4 का लिंक लगा दिया, तब भी डिज़ाइन अजीब सा आएगा। तो इसलिए ये ध्यान कीजिएगा कि बूटस्ट्रैप वर्जन आपने मस्ट आपके माइंड में हो कि आपने कौन सा यूज़ किया हुआ है। ये देखिए यहाँ से आप कोड गो टू फाइल, या आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से ना भी मिले आप इस तरह लिखें बूटस्ट्रैप
डाउनलोड। ये आपके पास डाउनलोड की ऑप्शन आ जाएगी, गेट बूटस्ट्रैप। ठीक है, ये आपके पास डाउनलोड की आ गई। असेट्स के फोल्डर में डाल दें, लिंक वैसे ही कर लें जिस तरह अभी हमने स्टाइल डॉट सी एस एस को किया है। कौन कौन सी फाइल्स? बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस और उसके बाद डॉट मिन डॉट सी एस एस। बस ये आपकी बूटस्ट्रैप आपके पास आ जाएगा। अच्छा जी, अब आप देखिएगा हमारा फॉर्म, हम फॉर्म में एक और चीज़ लगा लेते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं। मैंने लिखा इनपुट टाइप डेट। ये देखो क्या आया मेरे पास, कैलेंडर आ गया। ठीक है, इनपुट टाइप डेट लिखा, मेरे पास क्या आ गया? कैलेंडर। यही कैलेंडर अगर आप चाहें कि मेरे पास बड़ा प्यारा सा आए, बड़ा खूबसूरत सा आए, तो बूटस्ट्रैप के अंदर बड़े प्यारे प्यारे कैलेंडर्स मौजूद हैं। आपको उनकी क्लासेस, स्टाइल्स, जेएस के साथ यूज़ करनी है और देखिएगा कैलेंडर आपके पास कितने ज़बरदस्त आएंगे आपके पास। ठीक है, तो ये अब डिफरेंस आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, अब मुझे कोई बूटस्ट्रैप की कोई क्लास बता सकता है आप में से इनपुट के लिए? थीम डिज़ाइनिंग, आसानी के लिए थीम डिज़ाइनिंग आप कह सकते हैं। अब ये मैंने एक बूटस्ट्रैप की क्लास लगाई है, फॉर्म कंट्रोल। क्या हुआ? उसने रिएक्ट ले लिया उसको। क्या हुआ? बॉक्सेस में गैस दे दिया इनको। बॉक्सेस उसने बेहतर बना दिए, स्पेस बीच में ऐड कर दी। ठीक है, अब मुझे बताएं कि क्या पहले वाला बेहतर था या अब वाला है डिज़ाइन वाइज? कहते हैं ना बस बॉक्स काफी बड़ी होगी। क्या? बॉक्सेस काफी बड़े हो गए, बाकी सब ठीक है। बॉक्सेस तुम छोटे करेंगे ना बाद में, सी एस एस डिव में जाके। ठीक है, वो तो बाद में। हाँ, लेकिन बॉक्सेस इटसेल्फ अच्छे हैं, नीचे वाले से कंपेयर कर लो, सेलेक्ट योर क्लास से, देखें कैसे कैसे एक बॉक्स आ रहा है इसका। ठीक है, इस क्लास से कंपेयर कर लें, इससे कंपेयर कर लें, शार्प एजेस है। तो उसकी सी एस एस लोड नहीं हो रही होती। सर ये भी इस वक्त रिस्पॉन्सिव हो रही है? नहीं, ये अभी रिस्पॉन्सिव नहीं हो रही। रिस्पॉन्सिव के लिए वो हम मीडिया टैग्स यूज़ करते हैं। जी, बताता हूँ। ये देखें अभी फॉर्म हमारा कैसा बना है। साइन अप बटन कैसा हो गया, ये कैसा हो गया, कैलेंडर वैसा ही रहेगा अभी। ठीक है, ये हमारे सब चेंजेस हमारी कैसे हो गई हैं ये। अच्छा, अब बीटीएन बटन की मुझे क्लास लगानी है। अच्छा, बूटस्ट्रैप में बटन कितने टाइप्स के हैं? 4। ठीक है, प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी
हाँ, दो इन्फो डेंजर, डेंजर। यानी कि नीला, पीला और कौन सा है, प्राइमरी नीला, सेकेंडरी सर डेंजर रेड हो गया डेंजर रेड हो गया, और प्राइमरी ब्लू है। सर येलो भी सर एक येलो है एक उसका सक्सेस का नहीं, वो सक्सेस वही है, सर वार्निंग सक्सेस, सक्सेस, ठीक है। अब हमने इसको लगाना कैसे है? अच्छा, अब ये देखिएगा कि अगर मुझे बटन का कलर चेंज करना है, बटन का कलर अगर मैं बूटस्ट्रैप नहीं लगाता तो मुझे CSS में, एक्सटर्नल CSS में जाके 5 6 7 8 लाइनों पे CSS लिखनी होगी बटन पे कलर्स को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, CSS पे अगर मैं चाहता हूँ बटन पे कोई कलर, कोई वैल्यू, कोई इफेक्ट अप्लाई हो तो मुझे CSS 5 6 लाइनों पे जाके लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्लास, अच्छा अब यहाँ पे देखिएगा कि क्लास मल्टीपल टाइम नहीं लगती। यहाँ पे ये बात नोट रखिएगा कि क्लासेस मल्टीपल टाइम नहीं होती, आपने क्लास के अंदर ही। अब देखियो मैंने क्लास लगाई है फॉर्म कंट्रोल स्पेस btn स्पेस btn डैश प्राइमरी, सिर्फ क्या लिखा, btn प्राइमरी। अब इसका फर्क क्या होगा, अगर मुझे ये CSS में करना होता तो मुझे तकरीबन तकरीबन 3 4 लाइनें जो हैं वो उसकी लिखनी पड़ती। यहाँ पे मैंने सिंपल डिफाइन कर दिया btn प्राइमरी, क्लास यूज़ कर ली। अच्छा, यहाँ देखिए btn सक्सेस, सक्सेस यानी कि है, तो इससे ये ग्रीन हो जाएगा। अच्छा जी, सक्सेस के बाद अगर मैं डेंजर करता हूँ ये रेड हो जाएगा। अच्छा, मैं इसको अगर वार्निंग करता हूँ, येलो हो गया। सिंपल, अब समझ आई बूटस्ट्रैप के हमारे पास क्या फ़ायदे हैं। सिंपल, हमने btn प्राइमरी कलर यूज़ किया, हमारा कलर अप्लाई हो गया। नहीं तो हमें जाके CSS में जाके ये सारी चेंजेस करनी है। अच्छा, अब एक और बात करते हैं, इसको हम कर देते हैं SU। अच्छा, मैंने आपसे पहले क्या यूज़ करवाया था, ब्रेक, इसके लिए फुल नेम। अच्छा, ये फुल नेम इस साइनअप के साथ चिपका हुआ है, इसके साथ देख रहे हो, तो मैं चाहता हूँ इस साइनअप के साथ और इस फॉर्म में कुछ जो है वो स्पेस आ जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ बूटस्ट्रैप में। अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इन बूटस्ट्रैप, एक तो मार्जिन टॉप ये वगैरह सारा कुछ है हमारे पास। बूटस्ट्रैप की कुछ हमारे पास सिंपल क्लासेस है, MT, यानी कि MT मतलब मार्जिन टॉप। ठीक है, मार्जिन टॉप, ये MT जो हमारा मार्जिन टॉप है बूटस्ट्रैप में 1 से लेके 5 तक काम करता है। मतलब आप जो है, एक सबसे कम स्पेस है, 5 सबसे ज़्यादा है। आप इस 1 से लेकर 5 तक जो है वो स्पेस को क्रिएट कर सकते हैं। MT-1, MT-2, MT-3, MT-4, इस तरीके से ये सारे आप यूज़ कर सकते हैं। ये MT कहाँ कहाँ लग सकता है, ये फॉर्म में लगेगा नहीं, नज़र आया, श्योर है, देखें कहाँ पे आ गया फुल नेम। अब ये अगर इसको MT-4 से MT3 यानी कि मार्जिन टॉप 3 इसको मैं सेट कर देता हूँ, ये देखेंगे कहाँ चला गया। अगेन बूटस्ट्रैप के आपके पास एडवांटेज है, आपने कहाँ पे स्टाइल, जहाँ पे आपने हर जगह यूज़ करना है, दिस सिंपली आप क्या यूज़ करो, MT-3 मार्जिन टॉप, इसी तरीके से मार्जिन बॉटम में MB हो जाएगा वो। ठीक है, मार्जिन टॉप जैसे MT मार्जिन टॉप है, मार्जिन बॉटम MB हो जाएगा। नीचे आपने एक स्पेस क्रिएट करना है, आप MB यूज़ कर लोगे, मार्जिन बॉटम यूज़ हो जाएगा। सर अगर लेफ्ट और राइट करना हो तो वो MT से नहीं होगा, वो उसका कोई नहीं है, वो फिर फ्लोट से ही हम करेंगे और div से करेंगे।
अच्छा, अब ये हो गया। इसके अलावा कुछ मैं आपको जी, बॉटम की लेवल्स भी इतने ही हैं, 1 से 5, 1 से 5 तक ही है। आइकन कैसे लगाएं? अगर कुछ लाइक वी नीड टू प्लेस सम आइकन्स, फॉर एग्जांपल नेम के लिए कोई आइकन हो, या ईमेल के लिए, मोबाइल के लिए कोई आइकन, जैसे आप देखते हो फील्ड के साथ कोई आइकन लगा हुआ होता है, तो वो कैसे लगाया जाए? फॉन्ट ऑसम एक चीज़ है, आजकल तो बहुत सारे आ चुके हैं। ठीक है, फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरीज है। नॉर्मली सबसे मशहूर तरीन हमारे पास शुरू से, पुराने से लेकर अब तक फॉन्ट ऑसम चला आ रहा है। फॉन्ट ऑसम के अलावा आजकल बहुत सारे अदर फॉन्ट्स आ चुके हैं, जिनकी अगेन लाइब्रेरीज को आप डाउनलोड करके सेम एज इट इज़, जैसे आपने बूटस्ट्रैप को लिखा है, इंटीग्रेट किया है, वैसे ही आप फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरीज को डाउनलोड करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। या आप उनके यूआरएल को सीधा आप उठा के लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम एक यूआरएल ही अभी के लिए उठाते हैं, देखेंगे हो गया फॉन्ट ऑसम। इसको भी आपने रखना है हेड एलिमेंट के अंदर। ठीक है, मैंने इसका फॉन्ट ऑसम का लिंक उठा लिया। ये भी आपको उसी तरीके से गूगल में, जिस तरह मैंने आपको अभी बूटस्ट्रैप का करके दिखाया था, गूगल में आप लिखेंगे फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम, ये आपके सामने आ गया फॉन्ट ऑसम। आप इसको ओपन कर लें, इसकी लाइब्रेरी को उसी तरह डाउनलोड करके लगा लें, या आप इसका लिंक लगा लें, दोनों तरीक़ों से चलेगा। फॉन्ट ऑसम CDN, ठीक है, ये भी CDN है, फॉन्ट ऑसम भी CDN है आपके पास। आपने क्लिक कर लेना आइकन्स के ऊपर। अच्छा, अब एक और बात याद रखिएगा, जिस तरह मैंने आपको बूटस्ट्रैप के वर्जन्स के बारे में बताया है, इसी तरह फॉन्ट ऑसम के भी वर्जन्स हैं। ठीक है, कुछ आइकन्स वर्जन्स पुराने वर्जन में काम नहीं करेंगे या न्यू वर्जन में काम नहीं करेंगे, फिर कुछ कोड डिफरेंस आ जाता है। लाइक फॉन्ट ऑसम वर्जन 4 में का जो वर्जन 4 से लेटर था, उसमें था फा आई क्लास फा आइकन का नाम, आई क्लास फा आइकन का नाम। जब वर्जन 5 आया तो वो हो गया फा, ठीक है, FAS, फा और आइकन का नाम। फिर आ गया FAD, अब पता नहीं कौन सा है, देख लेते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब मैंने आइकन्स के ऊपर क्लिक किया, मेरा वर्जन कौन सा लगा हुआ है, 6.3। ओके, मैं यहाँ पर नेम, आपको चाहिए तो आप नेम टाइप करें ना, सॉरी ये है आइकन्स। ये देखें, हमने नेम लिखा तो नेम पे उसने हमें इतने सारे ये आइकन्स हमें दे दिए हैं। ये हम आइकन्स हमारे सामने हैं, जो भी नेम से मतलब उसको मिला, रिलेटेड हुआ, उसने वो उठा लाया। अब मुझे तो यहाँ से कोई नेम से रिलेटेड नज़र नहीं आया, तो मैं इसको चेंज करता हूँ यूज़र से। ये अब मुझे इस्तेमाल के लायक लगा कि ठीक है, अब ये कुछ रिलेटिव है। यूज़र के ऊपर क्लिक किया, ये देखें आई क्लास फास्ट सॉलिड फा यूज़र आई। आप इसको कॉपी कर लें। ठीक है, ये कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद हमने कहाँ लिखा हुआ है फुल नेम, यहाँ पर आप आई क्लास सिंपल इसको यहाँ पे पेस्ट करें और आप अपना पेज जाकर व्यू करें। आ गया आइकन। सर नजर नहीं आ रहा। अब आया नज़र, यूज़र का आइकन नज़र आ रहा है। इसी तरीके से ईमेल लिखोगे ईमेल का आ जाएगा, मोबाइल लिखोगे मोबाइल का आ जाएगा। आपको बिल्कुल आप लगा सकते हो, अभी आप यहाँ पे आइकन लगा सकते हैं। तो मतलब ये डिज़ाइनिंग है ना, बात वही है, डिज़ाइनिंग है। तो जिस कदर खूबसूरत आप अपने फॉर्म को, डिज़ाइन को बना सकें, बनाएं। इसलिए फॉन्ट ऑसम है, फॉन्ट ऑसम के साथ और चीज़ें हैं। मोबाइल देख लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखें
मोबाइल, ये आ गया, इसको कॉपी किया, मोबाइल का आइकन आ गया। अलाइनमेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग नाउ। अभी के लिए अभी आपसे देखेंगे हम अपने फॉर्म के अंदर, हम अपने पेज के अंदर हमने बूटस्ट्रैप को कैसे लगाना है, हमने फॉन्ट आसम आइकन्स को कैसे यूज़ करना है, कैसे लगा सकते हैं। तो लेटर ऑन फिर इस पे हम अलाइनमेंट में जाएंगे कि हम इस फॉर्म को प्रॉपरली एक अलाइन करके कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक अभी तो ये बड़ा एक अजीब सा फॉर्म हमें नज़र आ रहा है। हमें अगर चाहिए कि हम फॉर्म को 2 रोज़ में यूज़ करें, अगर हमारे पास ज़्यादा फॉर्म है, मतलब फील्ड ज़्यादा है, हमारा फॉर्म लंबा, बजाय कि हम एक लंबा फॉर्म क्रिएट कर दें, आधी फील्ड्स इस तरफ रख दें, आधी फील्ड्स हम इस तरफ रख दें, वो कैसे करना है, फील्ड्स की अलाइनमेंट कैसे होनी है, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो अभी तक कोई क्वेश्चन है तो आप शेयर कर लो। सर ये सीएसएस में आप रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं अपनी साइट? बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें सर लेकिन बस बात ही है ना कि वो काम बहुत करना पड़ेगा ना। जिस तरह अभी बूटस्ट्रैप में बीटीएन बीटीएन लिखा, सब कुछ हो गया। अब बूटस्ट्रैप खाली आप इंटीग्रेट करते हो, 30-40% ऑफ द साइट ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव हो जाती है, खुद ही वो उसको रिस्पॉन्सिव कर देता है। 30-40% ये आपको खुद ही रिस्पॉन्सिव कर देगा बूटस्ट्रैप लगाते ही, क्योंकि उसमें प्री बिल्ड लाइब्रेरीज आपकी इसीलिए हैं, बूटस्ट्रैप को हम लगाते ही इसीलिए। वरना आपको एक एक जगह पे जाके वैसे क्या करना होगा, इमेज को आपने अगर बूटस्ट्रैप में वैसे रिस्पॉन्सिव करना है, कैसे करोगे विद इन CSS? फ्लेक्स बॉक्स वगैरह हम्म फ्लेक्स बॉक्स वगैरह यूज करें? नहीं, फ्लैक्स बॉक्स को लगाओगे तो वो भी रिस्पॉन्सिवनेस मांगेगा। इमेज को लगाना तो इमेज के लिए सिंपल है, स्टाइल विड्थ 100%, बस रिस्पॉन्सिव हो गया। स्टाइल विड्थ 100% रिस्पॉन्सिव हो गया। अब हम इसको देखें, आप अपने ब्राउज़र में अपनी साइट की रिस्पॉन्सिवनेस कैसे चेक कर सकते हैं। क्रोम में F12 प्रेस करेंगे आप, ठीक है, ये F12 प्रेस किया, ये आ गया, ये देख रहे हो मोबाइल आ रहा है, ये इस पर क्लिक कर लें। अच्छा, यहाँ से आए और अभी आपके पास ये डॉकिंग ऐसी आ रही है, आप इसको ऐसे कर लो, ठीक है। ये आपके पास डायमेंशंस आ रही हैं, iPhone 12 Pro, आईफोन तो हम यहीं पे रखते हैं इसको। अब ये देखिए हमारा ये फॉर्म जो है अभी कहीं बाहर जा रहा है, नहीं। ये आपको फॉर्म कहीं पेज से बाहर जाता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है कोई? तो इसका मतलब यह है कि ये रिस्पॉन्सिव है। ऑलरेडी मैंने बूटस्ट्रैप लगाया, खुद ही रिस्पॉन्सिव हो गया, सब कुछ पेज के अंदर है। अगर अदरवाइज अगर ये हमारा बूटस्ट्रैप नहीं होता तो ये कोई ना कोई कॉलम बाहर जा रहा होता, टेक्स्ट रीड ही जैसा अभी यहाँ पे आ रहा है। जब मैं एक बटन को लगाता हूँ वो आपको बटन नज़र नहीं आता, ठीक है, मुझे उसको स्पेस देनी पड़ती है, फिर वो आपको नज़र आता है। ये रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि जिस स्क्रीन पर भी आपकी साइट वो ओपन हो, जो भी कंटेंट है, जो कुछ भी है, वो डिस्प्ले प्रॉपरली हो रहा हो। ऐसा ना हो कि आधा बटन शो हो रहा है, आधा कट रहा है, आधा टेक्स्ट शो हो रहा है, आधा कट रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप इसको उसके अलावा अगर आप वैसे भी चेक करना चाहें, एक मिनट, ऐसे करें, ठीक है, और आप इसको ऐसे करके देखें, क्या ये एडजस्ट कर रहा है अपने आप को ऑटोमेटिकली? कर रहा है ये अपने आप को, या कट जाता है ये? क्योंकि अगर जो बड़ा कर रहा हूँ तो ठीक है, ओके, लेकिन जब छोटा कर रहा हूँ तो अगर ये रिस्पॉन्सिव नहीं है तो ये वेलकम टू NFTP ये कट जाएगा, ये नेक्स्ट पेज पे कट जाएगा। लेकिन क्या होता है अभी करंटली ये अपने आप को ऑटो एडजस्ट करके नीचे ले आता है स्क्रीन साइज के हिसाब से, ये देखो, इसका मतलब है ये रिस्पॉन्सिव है। वरना क्या होगा, रिस्पॉन्सिव नहीं होगा तो ये कट हो जाएगा। कुछ अब रिस्पॉन्सिव की समझ आई आप लोगों को? ओके, गुड। तो ये आज का हमारा काम था, फॉर्म और उसके रिलेटेड सबमिट बटन। कल मैं नहीं होऊंगा, मैंने बताया 21 को,
तो इंशाल्लाह 22 को एक तो आप ये रीड करके आओगे, ये सारा क्या भेज दूंगा कल वाला बाद वाला काम क्लियर कर दिया। जी। ये वाला आज वाला कल वाला काम क्लियर कर। कल वाला तो मैं खुद पता नहीं किधर गया सर फाइल फाइल्स की बात कर रहा कोड हूँ, की बात कर रहे हैं। कोड कोड कह रहे हो, पता नहीं किधर गया कोड मेरे पास से भी आज हो तो गया दोबारा। आज वाला सही होगा। आज वाला से मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। आज डिजाइन दे दो सर साहब। सॉरी, कोई डिजाइन दे दो इस तरह का उसका लिखा। हाँ हाँ, यही मैं बताने लगा हूँ। एक तो ये कि आप स्टडी कराओ, ठीक है। एक आप दोनों चीज़ें स्टडी कर आएँ, जो पहले हमने रीड आउट किया था और एक इसको रीड किया था। एक पेज बना लें, ठीक है। हेडिंग्स हो, पैराग्राफ्स हो, सेंटर अलाइन कर लें, कलर चेंज कर लें, फॉन्ट फैमिली लगा लें उसमें, ठीक है। नीचे ज़रूरी नहीं कि साइन अप फॉर्म लगाएं, कोई भी सर्वे फॉर्म लगा लें अपने जहन से, कोई प्रोडक्ट फॉर्म डिज़ाइन कर लें, ठीक है। एडमिशन फॉर्म बना लें, कॉन्टैक्ट फॉर्म बना लें, कुछ भी फॉर्म आपके पास एक फॉर्म बनाओ और उसमें ये सारे एलिमेंट्स जो हमने आज डिस्कस किए हैं वो एलिमेंट्स हो और आपका सबमिट का एक जो है वो बटन हो, ठीक है। 22 को इंशाल्लाह, मतलब 22 रमज़ान को, 22 रमज़ान को हम जो डिवीजन्स हैं, लाइक अब के इस फॉर्म को प्रॉपरली फॉर्मेट कैसे करना है, डिव्स क्या है, डिव्स का फ़ायदा मैं आपको बता चुका हूँ ओवर टेबल, ठीक है। पहले तो हम इंशाल्लाह कल टेबल पढ़ेंगे 22 को, ये टेबल अभी कर जाते हैं, ठीक है। टेबल थोड़ा सा है, नॉट अ बिग डील, टेबल थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि 22 को हम जो है वो डिव डिव में जा सकें। व्हाट आर कॉल्स, व्हाट आर रोज, व्हाट आर फॉर्म ग्रुप्स। अभी तो मैंने फॉर्म कंट्रोल लगाया है ना, ये इनपुट टाइप जो क्लास फॉर्म कंट्रोल लगाई, इसी तरीके से फॉर्म ग्रुप भी है, बूटस्ट्रैप की क्लास फॉर्म ग्रुप भी क्लास कहलाई जाती है। वो क्या चीज़ है उसको हम स्टडी करेंगे और एक प्रॉपर फॉर्म बनाएंगे कि जैसा आज तक हम लोगों ने कभी भी किसी भी साइट पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखा है, उस तरीके से एक फॉर्म बनाने की भी कोशिश करेंगे ऑन द डे ऑफ 22 रमज़ान इंशाल्लाह। तो 21 के लिए आपका असाइनमेंट आपको मिल चुकी है, तो अब हम लगा लेते हैं, ज़रा चलें टेबल लगा लेते हैं। ये हमारा फॉर्म हो गया, हम क्या देते हैं यहाँ पर H2 लगवाएं जी, आ जाएं मुजाहिदो। टेबल टेबल टैग, सिंपल टेबल जैसा है, टेबल टैग लगा लें। डिविजन्स में अगर हम जाएंगे टेबल को रिस्पॉन्सिव करने के लिए, क्योंकि टेबल अगर आपका रिस्पॉन्सिव नहीं होगा वो कटा हुआ आएगा। पहले चलो टेबल लगाते हैं, लेकिन टेबल को रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम डिव क्लास रिस्पॉन्सिव या टेबल क्लास रिस्पॉन्सिव, ठीक है, इस तरीके से हम टेबल को रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं। तो हमने लगाया टेबल, ठीक है, ये टेबल टेबल। अच्छा जी, अब बताएं टी एच, चलो हेडिंग है, टी एच के लिए हम हेडिंग यूज़ कर लेते हैं। टी एच स्टैंड फॉर रो हेडिंग, रो हेडिंग हो गई। इसमें हम दे देते हैं सीरियल नंबर, टी एच क्लोज, टी एच नेम, टी एच ईमेल, टी एच मोबाइल, चले ये टी एच हो गई। अब अब बताएं, तभी तो पूछ रहा हूँ, वो दूर जाके बैठ गया मुश्तबा हाँ जी, इसके बाद अच्छा, टी आर मतलब रो, ये हमारी रो बनेगी, टी डी मतलब कॉलम, ठीक है, टी डी। अब मुझे क्या करना है,
अच्छा जी, टीडी में क्या लिखूं? ये याद रखिएगा, हर टैग, हाँ, हर कॉलम जो है टीएच भी क्लोज होगी, टीआर भी क्लोज होगी, टीडी भी क्लोज होगा, ये दोनों टैग्स क्लोज होंगे। तो हम टी हेडिंग, ये ऊपर ऊपर नजर आएगी, ऊपर नजर आएगी ये हेडिंग। अच्छा जी, सीरियल नंबर 1 टीडी सोना नहीं, बस थोड़ी सी जागते रहो। अच्छा चलिए, ये लिख दिया। नाउ लेट एज वेल लुक कि क्या बना हमारा। यस कुछ समझ आई है बात? यस नहीं आई? ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, पहली बात, इस टेबल को समझें। ऊपर ऊपर क्या नज़र आ रहा है आपको? सीरियल नंबर, नेम, ईमेल, बोल्ड में, बोल्ड लेटर्स, दैट इज टी एच। टी है यानी कि रो हेडिंग, टी मतलब रो, तो आपकी ये रो हेडिंग हो गई। अच्छा, जब भी आपका टेबल बनता है तो आपकी पहले रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम, ऐसे आपका टेबल क्रिएट होता है। आपने पहले टेबल हेडिंग लगा दी, ज़रूरी नहीं है टेबल हेडिंग लगाना, लगा लें, ज़्यादा बेहतर बात है कि रीडेबिलिटी अच्छी है, फाइन, टेबल हेडिंग लग गई। अब रो के अंदर कॉलम्स हैं, एक रो के अंदर कॉलम्स हैं, कितने कॉलम्स हैं? जितने आपने टेबल हेडिंग में डिफाइन किए हुए। ठीक है, जितने टेबल हेडिंग में डिफाइन है उतने आपने कितने बनाने कॉलम। कॉलम में क्या डाटा शो करवाना है? सीरियल नंबर मैंने 1 लिखा था, सीरियल नंबर लिखा, नेम, ईमेल, मोबाइल, ये सब कुछ लिखा, मेरा ये रो बन गई, एक कॉलम बन गई। जितने मेरे पास डाटा शो कराना है उतने मुझे कॉलम्स चाहिए। मेरे पास 10 कॉलम्स का डाटा है, 10 का है तो मुझे 10 कॉलम बनाने हैं। ठीक है, मुझे 20 कॉलम का है तो मेरे पास मुझे 20 कॉलम बनाने हैं। ठीक है, अब मुझे, मेरे पास मल्टीपल डाटा है फॉर एग्जांपल, तो मुझे न्यू रो बनानी है, मैं उसी रो में नहीं डाल सकता। ठीक है, ये न्यू रो बनाई। हाँ, जितने भी आपके पास अब मल्टीपल 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट का NFTP2 ये हो गया। सेव और रिफ्रेश किया, ये देखें, ये उसकी नेक्स्ट लाइन में आया, देखा? अब आपके पास जितने स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, आप हर स्टूडेंट के लिए उसकी अपनी रो बनाएंगे। फिर रो में जितना डाटा है, जितने उसके कॉलम्स हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एडमिशन, क्लास, जितने भी हैं, उतनी आप TDs बनाएंगे, कॉलम्स बनाएंगे। वो कॉलम बनेंगे, ओके, बन, उसकी रो बन। नेक्स्ट स्टूडेंट है उसके लिए अपनी रो, नेक्स्ट स्टूडेंट है उसकी अपनी रो। तो इस तरीके से ये आपका टेबल क्रिएट होता जाएगा। बॉर्डर एक बार सब देख बॉर्डर भी दे लेते हैं अभी, चलो ये डाटा इसमें कम है तो ये नहीं तो ये अब कट होता हुआ नज़र आता। अच्छा, अभी मेरी बैटरी ये नहीं ना हो कि वो रिकॉर्डिंग बंद हो जाए। अच्छा जी, टेबल ही आ गया, कैसे देना जी बॉर्डर बताएंगे? बॉर्डर टू पीसेस ठीक है, बॉर्डर 2 लिख दिया। ये आउटर बॉर्डर आ गया, इनर बॉर्डर भी होगा, पूरे का पूरे जैसे एक्सेल में टेबल बनता है, एक्सेल में चारों अंदर सब डब्बे नज़र आ रहे होते हैं, उस तरीके से भी होगा। तो इंशाल्लाह वो टेबल नेक्स्ट में भी पढ़ेंगे कि डिव क्लास रिस्पॉन्सिव या टेबल क्लास रिस्पॉन्सिव के साथ कैसे होगा। फर्दर आपकी कोई क्यूरीज हैं टेबल के हवाले से, उसको अभी स्टडी कर लेते हैं, इससे पहले मैं इसको बंद कर दूँ।